हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का चैप्टर नंबर 6, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इस चैप्टर में हम लोग गांव, छोटे कस्बों और शहर के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे प्रथम हम लोग क्या करेंगे, गांव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, गांव की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि व्यवसाय से जुड़ा होता है, खेती करता है, चाहे पशुपालन करेगा। इनकी आय का प्रमुख स्रोत कृषि संबंधी उत्पाद होते हैं। अतः गांव के मुख्य विशेषता एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जो मूलतः जीवन निर्वाह का अर्थ व्यवस्था पर आधारित है। यानी कि गांव में लोगों का रोजगार का मूल का क्या चीज़ है, तो कृषि है। अब हम लोग देखेंगे गंज या फिर हाट। तो एक छोटे से बाजार को गंज कहा जाता है। गंज कपड़ा, फल, सब्जी, दूध एवं अन्य प्रकार के दैनिक उपभोक्ता की वस्तुओं का विक्रय का केंद्र होता है। गंज विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध करवाते थे। अब देखिए, गंज देखिए, कहीं कहीं आप लोग सुने होंगे, कोई कोई शहर छोटा मोटा कस्बा उसका नाम, जैसे हमारे यहाँ है एक रफ़ीगंज है। तो इस तरीक़ा से ना बहुत सारा जो छोटा छोटा कस्बा है, जो आपकी बड़ा बड़ा शहरों में बदल चुका, उसका नाम आपको गंज मिलेगा। नाम के बाद टाइटल के रूप में गंज, जैसे कि हमारे यहाँ एक है रफ़ीगंज। अब हम लोग देखेंगे कस्बा के बारे में। तो ग्रामीण अंचल में स्थित एक छोटे शहर को माना जाता है, जो कि अधिकांश स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विशिष्ट व्यक्तियों का केंद्र होता है। तो कस्बा किसको माना जाता है, तो ग्रामीण अंचल में स्थित एक छोटा सा शहर को कस्बा माना जाता है। ठीक, अब शहर क्या है, तो देखिए, शहर में गैर कृषि उत्पादन गतिविधियों का केंद्र है और व्यापार, वाणिज्य और प्रशासनिक इकाइयों का केंद्र होता है। शहर में क्या होता है, बिना कृषि के उत्पादन का केंद्र होता है, उद्योग होता है, व्यापार होता है और वाणिज्य होता है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, शहर बोलते हैं। अब है महानगर। तो किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर, जो प्रायः वहाँ की राजधानी होती है, वो क्या कहलाता है, महानगर कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गांव और शहर में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये 2 नंबर का दे देता है। तो देखिए, गांव की आबादी कम होती है, शहर की आबादी अधिक होती है। गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका है, शहर में व्यापार और उत्पादन मुख्य आजीविका होती है। क्योंकि गांव में तो खेती करेगा, चाहे पशुपालन करेगा, और शहरों में क्या है, फैक्ट्रियों में उत्पादन होगा, वहाँ पर व्यापार होगा, एक जगह से दूसरे जगह सामान आएगा जाएगा। गांव की वातावरण स्वच्छ होती है, यहाँ पर प्रदूषण गांव में नहीं होता है, और शहर का वातावरण प्रदूषित होती है। गांव में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, जबकि शहर में शिक्षा, यातायात और स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नत व्यवस्था होती है। अब हम लोग देखेंगे शहरीकरण, यानी शहरीकरण किसे कहते हैं। नगरीय जीवन तथा आधुनिकता एक दूसरे को पूरक होते हैं, और शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र भी माना जाता है। अब देखिए, आधुनिक शहरों की स्थापना के क्या क्या कारण थे। तो देखिए, औद्योगिक पूंजीवादी का उदय हुआ, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की विशाल स्थापना, यानी कि पूरे दुनिया में बहुत सारे देशों पर जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे, तो क्या किया था, गुलाम बना कर रखे, तो सबको उपनिवेश बना कर रखे थे। जैसे कि इंग्लैंड भारत को अपना उपनिवेश बना कर रखा था। और तीसरा कारण क्या है, कि लोकतांत्रिक आदर्श का विकास। अब देखिए, शहरों के उदय ने निम्न समस्याओं को जन्म दिया। क्या किया, देखिए, बाजारवाद का उदय हुआ, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई, यानी कि कम जमीन में ज़्यादा लोग रहना शुरू किए। मलिन बस्तियों का उदय हुआ, यानी कि गंदे बस्तियों का उदय हुआ, जैसे कि उसको स्लम बस्ती भी बोलते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, यानी अपराध बढ़ा, यातायात की समस्याएं पैदा हुआ, और स्वास्थ्य परक सुविधाओं का अभाव। जैसे कि शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं तो थी, लेकिन वहाँ का ना पर्यावरण अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण ना वहाँ पर प्रदूषण के कारण ज़्यादातर लोग बीमार होने लगे।
आज भी आदमी कहावत कहते हैं, शहर देहात के हवा और शहर का दवा बराबर होता है। अगर कोई गांव से बाहर रहता है, अगर उसको ज़्यादा दिन तक तबीयत खराब है और ठीक नहीं ना हो रहा, तो फिर वो गांव चले आता है, फिर ठीक भी हो जाता है वो। अब देखिए प्रदूषण की समस्या। तो प्रदूषण का समस्या तो शहरों में बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए टेनेसमेंट काम चलाओ और अक्सर बेहिसाब वाले अपार्टमेंट मकान जो बड़े शहरों में गरीब इलाकों में पाए जाते हैं। जैसे ऐसा मकान जिस अक्सर तितर बितर मकान पाए, जिसमें कोई सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं होता है, तो ये बड़े शहरों के गरीब इलाकों में पाए जाते हैं। जो कि वहाँ का मजदूर होते हैं ना, वो उन मकानों में रहते हैं। उसे टेनमेंट कहा जाता है। ठीक। अब देखिए घेटो। तो घेटो क्या है? तो देखिए घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्तियों के लिए प्रयोग किया जाता था। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, निर्जाति, जाति या फिर समान पहचान वाले लोगों के रहने को इंगित करता है। अब देखिए व्यक्तिवाद क्या है? देखिए वह सिद्धांत जिसे समुदाय की ही नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है, उसे क्या कहता है? व्यक्तिवाद कहा जाता है। अब देखिए लैसेज फेयर, वैसा आर्थिक उन्मुक्तवाद जिसमें सरकार का किसी रूप में हस्तक्षेप ना हो एवं पूंजीपतियों का पूरा स्वतंत्रता दी जाती है, उसे लैसेज फेयर कहते हैं। यानी कि देखिए कोई फैक्ट्री है, प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी में सरकार का तो कोई ज़्यादा हस्तक्षेप होता नहीं है, लेकिन फिर भी होता है। जैसे कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, कंपनी चला रही है, उसमें मजदूरों को अगर तय वेतन से कम वेतन देती है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी। लेकिन जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो उसे क्या कहेंगे? लैसेज फेयर। उसमें सिर्फ पूंजीपति अपन मर्जी करते हैं। अब लोग हम देखेंगे पटना। तो पटना प्राचीन काल में पटना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अब देखिए प्राचीन काल में यह नगर शिल्पकला, व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध के शासक अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में एक सैनिक शिविर बनाया था और कालांतर में यह मगध साम्राज्य की राजधानी बना। उसके बाद मगध साम्राज्य का राजधानी पटना बन गया। देखिए मौर्यकालीन राज्य प्रसाद के अवशेष दक्षिण पटना में स्थित कुम्हरार में से प्राप्त हुए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, अनेक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। अब देखिए पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के अनेक पहलुओं पर चर्चा यूनानी निवासी मेगास्थनीज की रचना इंडिका में उपलब्ध है। यानी कि जो मेगास्थनीज ने जो बुक लिखा था ना इंडिका, उसमें पटना नगर प्रशासन के बारे में चर्चा किया है। देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और पटना के विशाल भवनों के वैभव और सौंदर्य की रचना चीनी यात्री फयान द्वारा भी किया गया है। अब देखिए अफगान शासक शेर शाह सूरी ने 1541 में दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब इसके बारे में जानकारी अब्दुल्लाह की रचना तारीख़ दाऊदी में मिलती है। 1856 में अंग्रेज यात्री राल्फ पिच नगर भ्रमण के लिए आया था और 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। अब इसीलिए पटना सिखों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में पटना एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विख्यात था, यानी कि प्रसिद्ध था। 18वीं शताब्दी में मुगल राजकुमार अजीमुशान ने इस नगर का नव निर्माण कराया, यानी कि इसको दोबारा से जीर्णोद्धारण या फिर दोबारा से इसको रिपेयरिंग करवाया और इसे अजीमाबाद नाम दिया। और देखिए 1786 में पाटलिपुत्र में अनाज भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण किया गया, जिसे आज गोलघर के नाम से जाना जाता है। अब 1911 के दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि अलग राज्य का दर्जा दिया गया। 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर पृथक यानी कि अलग राज्य का दर्जा दिया गया।
वर्तमान में पटना की आबादी 12 लाख से अधिक है और इसका क्षेत्रफल 2800 वर्ग किलोमीटर है। कोलकाता के बाद पटना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है। अब हम लोग देखेंगे मुंबई के बारे में, जिसको मुंबई भी बोलते हैं। तो देखिए, बम्बई 7 टापुओं का इलाका था, लेकिन क्या किया ना, अंग्रेज लोग जब यहाँ पर आए भारत में, तो क्या किया कि मुंबई को ना मिट्टी से भर भर के टापू को, सब टापू को एक साथ मिला करके और एक शहर का निर्माण किया, जिसको हम लोग मुंबई बोलते हैं। जैसे कि पहले आप दुबई का नाम सुने होंगे, तो दुबई में कैसे समुंदर में मिट्टी भर भर के नए नए टापू का निर्माण किया और फिर नए नए आलीशान इमारत उठाया है। तो उसी तरीक़ा से मुंबई भी 7 टापुओं का इलाका था, जिसको फिर क्या किया कि अंग्रेज लोग ने धीरे धीरे भर के 7 टापू को एक साथ मिला करके अब एक शहर बनाया, जिसको मुंबई कहा गया। तो देखिए, बम्बई उपनिवेशिक भारत का वाणिज्यिक राजधानी है, यानी कि यहाँ पर ना व्यापारिक राजधानी, यहाँ पर जैसे कि जितना भी व्यापार होता था भारत से, तो सबसे ज़्यादा व्यापार मुंबई के बंदरगाह से ही होता था। मुंबई भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मुख्य केंद्र था। यहाँ से कपास और अफीम जैसी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, यानी कि दूसरे देशों में भेजा जाता था। अब देखिए, 1800 ईस्वी के आसपास मुंबई फोर्ट एरिया शहर का एक केंद्र बिंदु था और जो 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग नेटिव यानी स्थानीय निवासी रहते थे और दूसरे भाग में यूरोपियन निवास करते थे। सन 1854 में पहली कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित हुई थी। कपड़ा मिलों के कारण लोग मुंबई में आकर के बसने लगे, जिसके कारण बम्बई की आबादी का दबाव बढ़ गया और फलता लोग घनी आबादी वाले चालों यानी कि बहुमंजिलीय इमारतों में रहते थे। 1784 में भूमि विकास परियोजना लागू की गई थी मुंबई में। 1898 ईस्वी में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई और 1918 में बम्बई के मकानों के महंगे किराए को सीमित करने के लिए किराया कानून पारित किया गया था। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने 1914-1918 के बीच एक सूखी गोदी का निर्माण किया। इसके खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल करके 22 एकड़ ब्लाद्र एस्टेट का बना डाला, जहां आज मरीन ड्राइव है। यानी कि जो क्या किया था कि जो तलछट था समुंदर का, उसमें जहाँ कम मिट्टी था ना, उसको खोद करके पोर्ट बनाया गया और जो पोर्ट से मिट्टी निकलता है उसको क्या किया कि किनारे किनारे लगा दिया। और देखिए, वहीं पर आज मरीन ड्राइव है। आप कभी भी फोटो या फिल्म वगैरह देखिएगा तो ताज होटल के सामने ना समुद्र से पानी टकराते हुए आपको दिखेगा, तो क्या मरीन ड्राइव, या फिर आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि मुंबई का मरीन ड्राइव। अब हम आगे देखेंगे सिंगापुर। सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है। 1965 ईस्वी में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन येन के नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिली। सिंगापुर के सुनियोजित विकास के लिए आवास एवं विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आवासीय खंडों में जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत रखते हुए हवा निकासी एवं स्वास्थ्य परक सुविधाओं की व्यवस्था की गई। सड़कों का निर्माण किया गया और परिवहन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए यातायात नियम बनाए गए। शहरों में लोगों के आने पर नियंत्रण रखा जाने लगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव में ही रहें और गांव में ही उनको रोज़गार मिले। तब गांव में रोज़गार मिलेगा तो शहर में आएंगे क्यों। आगे हम लोग देखते हैं पेरिस। तो देखिए, बोरन हॉसमैन ने पेरिस का पुनर्निर्माण का काम किया। शहर में सीधे एवं चौड़ी सड़कें, बुलेवार्ड्स यानी कि छायादार सड़क, पार्क, खुले मैदान का निर्माण किया गया। शहर में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात किए गए। पेरिस ऐसी राजधानी के रूप में जाना जाता है जो केवल वास्तुकला के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और बौद्धिक केंद्र के रूप में भी विख्यात है, यानी कि प्रसिद्ध है। तो देखिए, अब हम लोग जानेंगे लंदन के बारे में। देखिए, 1750 तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था, यानी कि इंग्लैंड का हर 9 व्यक्ति में से एक आदमी कहाँ रहता था, तो लंदन में।
यह एक महाकाय यानी बहुत बड़ा शहर था जिसकी आबादी 6,75,000 थी। अब बताइए ना, 1750 के समय में, यानी कि उस समय का ये दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर था। 1810 ईस्वी से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ करके 40 लाख हो गई। अब विश्व की पहली भूमिगत रेल 10 जनवरी 1863 ईस्वी में बना। यह रेलवे इन लंदन के पेडिगल्स और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच बना। और ये जो पहला भूमिगत रेल, जो मेट्रो ट्रेन कहते हैं, जो बना था ना, तो वो मजबूरी में बना था उस समय, क्योंकि लंदन में इतना जगह ही नहीं बच पाया था कि वो शहरों में बना सके, तो इसके लिए उसको शहर के अंदर बनाया गया था। 1870 ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून बना लिया गया, यानी कि सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 1902 ईस्वी में फैक्ट्री कानून के अंतर्गत बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वास्तुकार एवेंजर हावर्ड लंदन में इर्द गिर्द हरित पट्टी विकसित की, जिसे गार्डन सिटी का नाम दिया गया। शहरों के विस्तार में भव्य पराकोटे का निर्माण हुआ। लंदन भारी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हुआ। अब देखिए, विकासशील देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है और नगर प्रबंधन के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन स्वास्थ्य, जन यातायात के साधन का उपाय किए गए। ब्रिटेन में मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड, लीड्स औद्योगिक नगर थे। ये सब क्या था? तो औद्योगिक नगर थे। और लंदन क्या था? इंग्लैंड की आज भी राजधानी है लंदन। अब हम लोग को देखना कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में। 2013 में पूछा गया। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एवेंजर हावर्ड ने। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो 1870 ईस्वी में। अब देखिए, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो उद्योगपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्गों का, क्योंकि पूंजीपति तो अपना फैक्ट्री बना कर रखे थे, तो उसमें काम कौन करता था? तो श्रमिक वर्ग। और श्रमिक वर्ग को अच्छा पेमेंट नहीं, तनख्वाह नहीं मिलता था समय पर, और काम बहुत ज़्यादा करवाया जाता था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो पटना में। आगे देखते हैं, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के उद्देश्य से। समांती व्यवस्था को हटा करके किस प्रकार के शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो 1786 ईस्वी में। अब आपका अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो बिहार में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना है। और देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। लिख देते हैं, गुरु गोविंद सिंह। ये थे खालसा पंथ। 1.25 लाख से एक लड़ावा गुरु गोविंद सिंह कहलावा। अब अगला है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ? तो मध्य युग में। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, किन 3 प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, आधुनिक शहरों की स्थापना निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं द्वारा हुआ। पहला देखिए, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। दूसरा, विश्व का विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। तीसरा, लोकतांत्रिक आदर्श का विकास। अब आगे हम लोग देखते हैं, समाज का
वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? देखिए, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित भिन्नता के आधार पर किया जाता है। देखिए, गाँव की आबादी कम होती है जबकि शहरों की आबादी अधिक होती है। गाँव में खेती और पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन है, जबकि शहर में व्यापार और उत्पादन आजीविका का मुख्य साधन होता है। ठीक, गांव की वातावरण स्वच्छ होती है जबकि शहर की वातावरण प्रदूषित होती है। गांव में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है जबकि शहर में शिक्षा, यातायात और स्वास्थ्य सुविधाओं उन्नत अवस्था में होती है, यानी कि आधुनिक अवस्था में होती है। अब देखिए, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार क्या हैं? 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, आर्थिक एवं प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण एवं नगरीय बनावट के दो प्रमुख कारण है जो निम्नलिखित है, जो प्रमुख आधार जो निम्नलिखित है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होती है, यानी कि कम लोग ज़्यादा ज़मीन पे रहते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या जमीन घनत्व अधिक होता है, यानी कि ज़्यादा लोग कम भूमि पर निवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है, जबकि नगरीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था उद्योग और व्यापार पर आधारित होती है। अब आपका अगला सवाल है, गांव के कृषि जन आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषताओं को दर्शाए। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो गांव की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि व्यवसाय से जुड़ा होता है। इनकी आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है? कृषि संबंधी उत्पाद होता है, यानी कि खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं। अतः गांव का मुख्य विशेषता एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है जो मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अब देखिए, शहर किस प्रकार के क्रियाओं का केंद्र होता है? तो देखिए, शहर गैर कृषि उत्पादक गतिविधियों का केंद्र होता है। शहर उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, प्रशासनिक इकाई का केंद्र होता है। यहाँ यातायात, स्वास्थ्य, रोजगार एवं मनोरंजन की बेहतर संभावनाएं होती है। अब आपका अगला सवाल है, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं? तो देखिए, इसका कहने का मतलब है कि नगरीय जीवन और आधुनिकता एक दूसरे से कितने निर्भर है एक दूसरे पर। देखिए, नगरीय जीवन तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक होते हैं और शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर व्यक्ति के अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जैसे यहाँ यातायात की सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, मनोरंजन की बेहतर संभावनाएं होती है। अब देखिए, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक होता है, ऐसा मान्यता क्यों है? यानी कि नगर में जिसको विशेष अधिकार प्राप्त है उसकी संख्या कम होती है, ऐसा क्यों है? देखिए, नगरों में संपन्न लोगों के साथ साथ गरीब मजदूर भी रहते हैं और नगरों में संपन्न लोगों की संख्या मजदूरों की तुलना में कम होती है। यानी कि जो गांव से काम करने जो फैक्ट्री मजदूर जाते हैं उनकी तुलना में जो शहरों के जो बड़े बड़े उद्योगपति उनकी संख्या कम होती है। इसीलिए ऐसी मान्यता बनी कि नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक, यानी कि उनका संख्या कम होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार आंदोलन या फिर प्रयास से बने? तो देखिए, शहरों का विकास उपनिवेशवाद के कारण हुआ था, यानी कि जो यूरोपियन देश थे हर देश में जा कर के उन पर कब्जा करके उनको गुलाम बनाते थे। उसी के कारण क्या हुआ? शहरों का विकास हुआ। शहरों में बसे मजदूरों को पूंजीपतियों ने शोषण किया, जिसके कारण मजदूरों ने पूंजीपतियों के खिलाफ आंदोलन किया। इसलिए नागरिक अधिकार के प्रति एक नई चेतना बनी। अब देखिए, आपका अगला सवाल, व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्धार में अपना योगदान दिया है? ये क्वेश्चन 2023 में दिया गया है। नगरों के उद्धार का एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजीवाद रहा, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु कल कारखानों की स्थापना हुई। उसमें कार्य करने हेतु बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत पड़ी और भारी उत्पादनों के फलस्वरूप व्यवसाय हेतु व्यापारियों का आना जाना हुआ। इन सब ने मिलकर नगरों को उद्धार में अपना योगदान दिया। अब देखिए, आपका अगला सवाल है कि शहरों के उद्धार में
मध्य वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, शहरों के उद्धार में मध्य वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यह शिक्षित अथवा बुद्धिजीवी वर्ग था और विभिन्न रूपों में विद्यमान था, जैसा कि वैज्ञानिक, शिक्षक, इंजीनियर, क्लर्क, वकील, चिकित्सक, लेखपाल, प्रबंधक आदि ये सब थे। अब कल कारखानों के प्रबंधन से लेकर शहर के प्रबंधन तक का कार्य इसी वर्ग के हाथों में था और शहर का प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि भी इन्हीं के हाथों में थी। अब देखिए, आपका अगला सवाल है, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? 2021 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, सामान्यतः श्रमिक वर्ग के अंतर्गत भूमिहीन कृषक, मजदूर तथा कम भूमि वाले किसान वर्ग के लोग थे। इन्हें गाँव में जमींदारों के भूमि पर बेगार यानी कि मजदूरी करनी पड़ती थी और ये जमींदारों के शोषण के शिकार होते रहते थे। और शहरों में कल कारखाने की स्थापना के बाद वहाँ बेहतर रोजगार के अवसर, जीवन यापन के साधन सुलभ होते देख भारी संख्या में ऐसे वर्ग के लोग शहरों में आगमन हुआ। अब आपका अगला सवाल, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, शहरों ने निम्नलिखित समस्याओं को जन्म दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि यानी कि कम जगह में ज़्यादा लोग रहने लगे। मलिन बस्तियों का उदय यानी कि गंदी बस्तियों का उदय हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या चीज़ कहेंगे? आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा इस चीज़ के बारे में, स्लम बस्ती। आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, यातायात की समस्या पैदा हुआ, स्वास्थ्य परक सुविधाओं का अभाव यानी कि आपको पर्यावरण से संबंधित अनेक तरह के कठिनाई, प्रदूषण वगैरह ज़्यादा मिलना शुरू हुआ शहरों में। अब देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शहरों के विकास के पृष्ठभूमि और उनके प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालें। शहरीकरण का अर्थ किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया है। शहरीकरण की प्रक्रिया में आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों ने योगदान किया। शहरीकरण की प्रक्रिया में लंबा समय लगा। प्राचीन एवं मध्यकाल में अनेक नगर बसे, परंतु आधुनिक नगरों का विकास औद्योगिकीकरण के बाद ही हुआ। रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर लोग औद्योगिक केंद्रों में आए, जो शहर बना गया। इस प्रकार व्यापारिक केंद्र एवं प्रशासनिक केंद्र तथा राज्य की राजधानियां भी शहर बन गए। अब देखिए, शहरीकरण की प्रक्रिया में गांव से गंज या फिर मंडी विकसित हुआ। गंज के इर्द गिर्द कस्बा, छोटे शहर का उदय हुआ। आगे चलकर शहरीकरण की प्रक्रिया में कस्बा से शहर और शहर से नगर एवं नगर से महानगर बने। आधुनिक शहरों के उदय में 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण भूमिका थी। कौन कौन सी, आगे देखते हैं हम लोग। तो पहला था औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दूसरा उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। अब हम लोग देखें ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच विभिन्नता को स्पष्ट करें। 2011, 16 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रामीण और नगरीय जीवन के बीच निम्नलिखित भिन्नता देखिए, जैसे गांव की आबादी कम होती है और शहर की आबादी अधिक होती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका है और शहर में व्यापार और उत्पादन मुख्य आजीविका होती है। गांव की वातावरण स्वच्छ होती है और शहर का वातावरण प्रदूषित होती है। गांव में शिक्षा, यातायात और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, और जबकि शहर में शिक्षा, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नत अवस्था में होता है, यानी विकसित होता है। अब आपका अगला सवाल है, शहरी जीवन किस प्रकार से सामाजिक बदलाव आया है? शहरी जीवन, देखिए, शहरी जीवन निम्नलिखित प्रकार से सामाजिक जीवन में बदलाव आया है। देखिए, शहरों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी नौकरी करती है और व्यवसाय में भाग लेती है। शहरीकरण के कारण पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। शहरों में पूंजीपति द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता था। अब देखिए, शहरीकरण के कारण समाज में मध्य वर्ग का उदय हुआ
और मध्य वर्ग में शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क आदि थे। शहरीकरण के कारण मजबूत पारिवारिक संबंध ढीले पड़ने लगे। जैसे कि देखिए, गांव में आज भी संयुक्त परिवार वाला जीवन होता है, लेकिन शहरों में ना छोटे परिवार सुखी परिवार वाला नारा लगा है, जीवन होता है। अब देखिए, शहरीकरण की प्रक्रियाओं में व्यवसायी वर्ग, मध्य वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका पर चर्चा करें। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला हम लोग देखेंगे व्यवसायी वर्ग व्यापक वर्ग था। इसमें उद्योगपति, पूंजीपति, व्यापारी, स्वरोजगार करने वाले जैसे लोग, यानी कि खुद से कुटीर उद्योग करने वाले लोग आते हैं। इनमें कुछ तो अपनी पूंजी लगाकर उद्योग स्थापित किए और औद्योगिकरण और शहरों के शहरीकरण को विकास में बढ़ावा दिया। अब हम आगे देखेंगे मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग में नौकरी पेशा लोग जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अन्य लोग थे। मध्य वर्ग ने नई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को अपना करके नगरों का विकास किया। अब तीसरा है श्रमिक वर्ग। उद्योग की स्थापना के लिए श्रमिक वर्ग का भी उदय हुआ। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में वे खेती छोड़ करके कारखानों में काम करने आए। इनके श्रम पर ही उद्योगीकरण सफल हो सका, क्योंकि अगर फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर ही नहीं होगा तो फिर उत्पादन कैसे होगा। अब बड़े औद्योगिक नगरों की स्थापना भी हुआ। देखिए, एक औपनिवेशिक शहरों के रूप में मुंबई शहर का विकास की समीक्षा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई 7 टापुओं का इलाका था। मुंबई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी, यानी आर्थिक राजधानी थी। मुंबई भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मुख्य केंद्र था। यहाँ से कपास और अफीम जैसे वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, यानी कि वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजा जाता था। 1800 ईस्वी के आसपास मुंबई फोर्ट एरिया शहर का एक केंद्र बिंदु था, जो 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग में नेटिव यानी कि स्थानीय निवासी जो भारतीय थे वो रहते थे, और दूसरे भाग में यूरोपियन निवासी रहते थे जो कि अंग्रेज लोग थे। 1854 में पहली बार कपड़ा मिल के मुंबई में स्थापित हुआ, और कपड़ा मिलों के कारण लोग मुंबई में आकर के बसने लगे, जिसके कारण मुंबई की आबादी का दबाव बढ़ गया। अब फलतः लोग घनी आबादी वाले चालों यानी बहुमंजिलीय इमारतों में रहने लगे। 1784 में भूमि विकास परियोजना लागू की गई और 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। और 1918 में मुंबई में मकानों के महंगे किराए को सीमित यानी कि ज़्यादा किराया ना बढ़े को करने के लिए क्या किया गया, किराया कानून पारित किया गया। अब मुंबई पोर्ट ट्रस्ट 1914 से 1918 के बीच एक सूखी गोदी का निर्माण किया गया, और उसके खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल करके 22 एकड़ में ब्लाद्र एस्टेट बना डाला, जिसे आज हम लोग मरीन ड्राइव कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का ये चैप्टर समाप्त। अगला चैप्टर हम आपको कल पढ़ाएंगे इतिहास का। तो देखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कीजिए, ताकि और बच्चों तक ये पहुंच सके।